मक्खनपुर और चमड़ीपुर नाम के दो जुड़वा गांव थे। दोनों गांवों के बीच सिर्फ एक पतली सी नदी बहती थी, लेकिन दोनों के बीच एक बात बिल्कुल समान थी। वहाँ के लोगों की रगों में खून कम और कंजूसी का रस ज़्यादा बहता था। मक्खनपुर के बेताज बादशाह थे सेठ करोड़ीमल। करोड़ीमल जी के बारे में मशहूर था कि वे चाय में गिरी मक्खी को भी चूस कर फेंकते थे ताकि चाय का एक कतरा भी बर्बाद न हो। वे अपने जूतों के तलवे घिसने से बचाने के लिए अक्सर उन्हें हाथ में उठाकर नंगे पैर चलते थे। दूसरी तरफ चमड़ीपुर के बेताज बादशाह थे सेठ चमड़ीमल। चमड़ीमल की कंजूसी के किस्से भी कम नहीं थे। वे अपने घर की ट्यूबलाइट सिर्फ तब जलाते थे जब कोई कीमती चीज ढूंढनी हो, वरना वे जुगनुओं को एक कांच के शीशे में बंद करके रखते थे ताकि मुफ्त की रोशनी मिल सके। उनका मानना था कि जान जाए पर दमड़ी न जाए, और दमड़ी जाए तो चमड़ी भी साथ ले जाए। कुदरत का खेल देखिए। मक्खनपुर के सेठ करोड़ीमल के इकलौते सुपुत्र नरेश और चमड़ीपुर के सेठ चमड़ीमल की इकलौती सुपुत्री प्रीति एक ही शहर के कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जब दोनों ने अपने अपने घरों में शादी की बात की तो पहले तो दोनों बाप भड़क गए, लेकिन जब दोनों को पता चला कि सामने वाला भी भयंकर अमीर और उतना ही भयंकर कंजूस है तो दोनों के दिलों में बिना दहेज के शादी के लड्डू फूटने लगे। शुरुआत हुई रिश्ते को पक्का करने की रस्म से, जिसे शगुन कहा जाता है। यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी कंजूसी की महाजंग। सेठ करोड़ीमल अपनी बेटी का रिश्ता लेकर करोड़ीमल के घर पहुंचे। उनके साथ सिर्फ दो लोग थे, एक उनका साला और एक उनका वफादार नौकर रामू। चमड़ीमल ने सोचा था कि लड़की वाले होने के नाते उन्हें कुछ तो खर्च करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक गजब का प्लान बनाया। करोड़ीमल के लिविंग रूम में बैठते ही चमड़ीमल ने एक चांदी जैसे दिखने वाली थाली आगे बढ़ाई, जिसमें शगुन के नाम पर चमचमाते हुए काजू बादाम रखे थे। करोड़ीमल ने मुस्कुराते हुए एक काजू उठाया, लेकिन जैसे ही उसे मुंह में डाला उनका चेहरा उतर गया। काजू मिट्टी के बने हुए थे जिस पर सफ़ेद पेंट किया गया था, और बादाम के सिर्फ छिलके थे जिनके अंदर कुछ नहीं था। चमड़ीमल मुस्कुराए, भाई साहब, आजकल डॉक्टर का कहना है कि ज़्यादा हैवी ड्राई फ्रूट सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए यह सिंबॉलिक शगुन है। भावना प्रधान होनी चाहिए, भोजन नहीं। करोड़ीमल मन ही मन खौल उठे, पर वे भी उस्ताद खिलाड़ी थे। उन्होंने कहा, भाई, वाह भाई, आपकी सोच कितनी मॉडर्न है। लाइए, अब हमारी तरफ से लड़के का शगुन लीजिए। करोड़ीमल ने अपनी जेब से 1100 रुपये निकाले और चमड़ीमल के हाथ में थमा दिए। चमड़ीमल ने जब नोटों को देखा तो उनके होश उड़ गए। सारे के सारे नोट बीच से फटे हुए थे और उन पर टेप लगा था। एक नोट तो ऐसा था जिसका आधा हिस्सा गायब था। चमड़ीमल ने आंखें सिकुड़ कर कहा, समधी जी, ये नोट तो बैंक भी ना ले। करोड़ीमल ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, अरे समधी जी, रिश्ता जोड़ने आए हैं तो नोट भी तो जुड़े हुए होने चाहिए ना। और वैसे भी सच्चे रिश्ते फटी हुई चीज़ों को जोड़ने से ही बनते हैं। इसे आरबीआई के पास ले जाइए, वे पूरे पैसे देंगे, बस थोड़ा सा फॉर्म भरना पड़ेगा। चमड़ीमल समझ गए कि सामने वाला उनसे भी बड़ा उस्ताद है। पहली बाजी बराबरी पर छूटी। अब बारी थी शादी की तारीख और खर्चा को बांटने की। दोनों कंजूस एक टेबल पर बैठे। देखिए समझे जी, जमाना बदल गया है। हम शादी 50-50 के पार्टनरशिप मॉडल पर करेंगे। आधा खर्चा आपका, आधा मेरा। करोड़ीमल ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, बिल्कुल सही, लेकिन मेरा एक सुझाव है। शादी में मेहमान आते हैं, ठूस ठूस कर खाते हैं और लिफाफे में सिर्फ 100 रुपये देकर चले जाते हैं। क्यों न हम मेहमानों की लिस्ट ही खत्म कर दें, सिर्फ आप, मैं, दूल्हा और दुल्हन। चमड़ीमल चौंके, अरे नहीं, अगर दुनिया को दिखाएंगे नहीं कि हमारी शादी हो रही है तो समाज में थू थू होगी।
मेहमान तो आएंगे लेकिन उनके खाने का इंतजाम मैं अपने तरीके से करूँगा। कैटरिंग का ठेका मैं अपने साले को दे रहा हूँ जो हवा के भाव में काम करेगा। शादी का दिन आया। मक्खनपुर के एक सस्ते जर्जर मैरिज हॉल में बारात रुकी। हॉल का किराया इसलिए कम था क्योंकि उसकी छत गायब थी। करोड़ी मल ने बारात से कहा, ओपन एयर रिसोर्ट का मजा लीजिए भाइयों, प्रकृति के करीब। बाराती भूखे प्यासे थे। वे खाने के काउंटर की तरफ भागे। वहाँ चमड़ी मल के साले साहब खड़े थे। काउंटर पर सूप के बड़े बड़े कटोरे रखे थे। एक बाराती ने पूछा, भाई साहब यह कौन सा सूप है? इसमें तो सिर्फ गर्म पानी और नमक का स्वाद आ रहा है। साले साहब ने गंभीरता से जवाब दिया, सर यह हिमालयन मिस्ट सूप है। सुबह सुबह जो ओस की बूंदें घास पर गिरती है उन्हें इकट्ठा करके धूप में तपाकर यह सूप बनाया गया है। यह आपकी आत्मा को शुद्ध कर देगा। तभी एक बाराती चिल्लाया, अरे इस पनीर की सब्जी में पनीर कहाँ है? सिर्फ आलू ही आलू दिखाई दे रहे हैं। चमड़ी मल पीछे से प्रकट हुए और बोले, भाई साहब ध्यान से देखिए, पनीर डिजिटल है। हमने सब्जी की ग्रेवी में पनीर को सिर्फ स्पर्श कराया है ताकि उसका फ्लेवर आ जाए। ज़्यादा पनीर खाने से कोलेस्ट्रोल बढ़ता है। मैं अपने मेहमानों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। बारातियों ने गुस्से से प्लेटें पटकनी शुरू कर दी। करोड़ी मल को लगा कि उसकी इज्जत दांव पर है, इसलिए उन्होंने अपनी चाल चली। उन्होंने घोषणा की, भाइयों और बहनों घबराइए मत, लड़की वालों का खाना शायद थोड़ा हल्का है लेकिन हमारी तरफ से आपके लिए ब्रांडेड आइसक्रीम का इंतजाम है। चमड़ी मल का दिल बैठ गया। करोड़ी मल इतना खर्च कैसे कर सकता है? तभी करोड़ी मल के वफादार नौकर ने हर मेहमान के हाथ में बर्फ का एक एक टुकड़ा थमा दिया जिसके ऊपर लाल रंग का सिरप टपकाया गया था। करोड़ी मल ने कॉलर ऊपर करते हुए कहा, शुद्ध बर्फ की मलाई, इसे चूसिए और गर्मी भगाइए, पूरी तरह ऑर्गेनिक है। बाराती अब समझ चुके थे कि वे किसी शादी में नहीं बल्कि कंजूसों के कुरुक्षेत्र में फंस चुके हैं। जैसे जैसे रात बढ़ी, शादी के फेरों का समय आया। मंडप में पंडित जी बैठे थे। पंडित जी ने कहा, सेठ जी हवन के लिए शुद्ध देसी घी और समीधा लाइए। करोड़ी मल ने एक छोटी सी डिब्बी पंडित जी की तरफ बढ़ाई। पंडित जी ने खोला तो उसमें सिर्फ 2 चम्मच घी था। पंडित जी ने कहा, यमराज इतने घी से तो एक फेरा भी नहीं होगा। करोड़ी मल ने फुसफुसाते हुए कहा, पंडित जी मंत्रों में शक्ति होती है, घी में नहीं। आप मंत्र इतनी तेजी से पढ़िए कि घी को पिघलने का मौका ही न मिले। और लकड़ी की जगह यह देखिए, पुराने अखबार और रद्दी के टुकड़े रखे हैं, इन्हें जला लीजिए, धुआं भी कम होगा और पर्यावरण भी बचेगा। तभी चमड़ी मल ने टोका, और हाँ पंडित जी 7 फेरों की क्या ज़रूरत है? आजकल के बच्चे फास्ट फॉरवर्ड जमाने के हैं। 3 फेरे करवाइए, बाकी के 4 फेरे हम वर्क फ्रॉम होम यानी घर जाकर ऑनलाइन करवा लेंगे। समय और आग दोनों की बचत होगी। पंडित जी ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे यजमान नहीं देखे थे। दूल्हा नरेश और दुल्हन प्रीति मंडप में बैठे बैठे शर्म से लाल हो रहे थे, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके पिताओं को रोकना नामुमकिन है। रस्मों के बीच आया सबसे खतरनाक मोड़, जूता छुपाई का रस्म। प्रीति की सहेलियों ने नरेश के जूते छुपा दिए। जब बारात विदा होने का समय आया तो सहेलियों ने नरेश को घेर कर कहा, फूफा जी, जीजा जी, जूता वापस चाहिए तो 11,000 रुपये ढीले करने पड़ेंगे। करोड़ी मल अपनी कुर्सी से उछल पड़े, क्या 11,000? इतने में तो मैं पूरा जूता बनाने का कारखाना खरीद लूं। चमड़ी मल जी अपनी लड़कियों को समझाइए। चमड़ी मल मुस्कुराए, अरे समधी जी, यह तो शगुन है, देना ही पड़ेगा। अब बेटा आपका नंगे पैर तो जाएगा नहीं। करोड़ी मल ने मुस्कुराते हुए अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। उन्होंने एक पुराना फटा हुआ लिफाफा निकाला। लड़कियों की आंखें चमक उठी, लेकिन जैसे ही उन्होंने लिफाफा खोला उसमें से कोई पैसा नहीं निकला। उसमें सिर्फ एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, अगली शादी में आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है। लड़कियां भड़क गई, यह क्या मजाक है? करोड़ी मल ने शांति से कहा,
बेटा, यह डिजिटल स्क्रैच कार्ड है, इसे घर ले जाकर गूगल पे स्कैन करना, शायद बेटर लक नेक्स्ट टाइम की जगह 2 रुपये निकल आए। चमड़ी मल ने अपनी हार होते देख अपनी बेटी की सहेलियों से कहा, रुको, अगर ये जूते नहीं दे रहे हैं तो जूते हमारे पास ही रहने दो, हम इन्हें OLX पर बेचकर अपना कैटरिंग का पैसा वसूल कर लेंगे। बाप की बात सुनकर दूल्हा नरेश खड़ा हो गया। उसने अपने पैर देखे और फिर मंडप के कोने में पड़े एक बड़े से प्लास्टिक के बोरे को देखा। उसने बोरे में से 2 खाली प्लास्टिक की थैलियाँ निकाली, उन्हें अपने पैरों में बांधा और बोला, पापा, मुझे जूतों की ज़रूरत नहीं है, यह वाटरप्रूफ भी है और मुफ्त भी, चलिए विदाई कीजिए। पूरा मंडप सन्न रह गया। करोड़ी मल ने गर्व से अपने बेटे को गले लगा लिया, मेरा खून बिल्कुल मुझ पर गया है। अब विदाई का वक्त था। चमड़ी मल को अपनी बेटी को विदा करना था। नियमानुसार लड़की को कुछ जेवर और विदाई की पोटली दी जाती है। चमड़ी मल एक बड़ा सा लोहे का संदूक लेकर आए जिस पर 3 बड़े बड़े ताले लटके हुए थे। करोड़ी मल की आंखें चौंधिया गई। उन्हें लगा कि आखिरकार चमड़ी मल ने अपनी कंजूसी छोड़ी और बेटी को सोने चांदी से लाद दिया। चमड़ी मल ने रोते हुए अपनी बेटी से कहा, बेटी प्रीति, इस संदूक में खानदानी खजाना है, इसे संभाल कर रखना। करोड़ी मल ने उत्सुकता से पूछा, समधी जी, इसमें क्या है, थोड़ा हमें भी तो पता चले। चमड़ी मल ने भारी आवाज़ से कहा, इसमें मेरे परदादा जमाने के तांबे के सिक्के, पुराने पीतल के बर्तन और अठन्नियों का कलेक्शन है। और हाँ, सबसे नीचे एक गुप्त दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि हमारे ऊपर बैंक का कितना कर्ज है जिसे अब मेरे दामाद को चुकाना है। यह सुनते ही करोड़ी मल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत गाड़ी का इंजन बंद करने के लिए ड्राइवर को चिल्लाया, गाड़ी बंद करो, विदाई पैदल होगी, पेट्रोल बहुत महंगा है। नरेश और प्रीति ने एक दूसरे को देखा। वे समझ चुके थे कि अगर वे वहाँ एक पल भी और रुके तो उनके माता पिता विदाई की कार के किराए को बचाने के लिए उन्हें बैलगाड़ी पर बिठा देंगे। दोनों ने चुपके से अपने हाथ में पकड़े असली पैसे निकाले जो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से बचाए थे। एक टैक्सी बुलाई, उसमें बैठे और बिना किसी को बताए वहाँ से रफू चक्कर हो गए। जब दोनों पिताओं को पता चला कि दूल्हा दुल्हन अपनी जेब के पैसे खर्च करके टैक्सी से भाग गए हैं तो दोनों मंडप के बीचों बीच बैठ गए और रोने लगे। चमड़ी मल रोते हुए बोले, 1000 रुपये की टैक्सी बर्बाद कर दिए बच्चों ने, इतने में तो पूरा चमड़ीपुर घूम लेते। करोड़ी मल ने अपना सिर पीटा, मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, खुद के पैसे खर्च कर दिए, काश मैंने उसे बचपन में कंचे खेलने की जगह पैसे बचाना सिखाया होता। तभी पंडित जी अपनी फटी हुई धोती समेटते हुए आए और बोले, सेठ जी, मेरी दक्षिणा 1100 रुपये हुए। करोड़ी मल और चमड़ी मल ने एक दूसरे को देखा। दोनों के दिमाग में एक आखिरी बिजली कौंधी। करोड़ी मल ने चमड़ी मल का हाथ पकड़ा और पंडित जी से कहा, पंडित जी देखिए, शादी आधी आधी हुई है। 3 फेरे लड़की वालों के घर के नाम के और 4 फेरे हमारे, इसलिए दक्षिणा भी आधी आधी होगी। 550 रुपये ये देंगे और 550 रुपये मैं दूंगा। चमड़ी मल ने तुरंत कहा, लेकिन पंडित जी ने कन्यादान की रस्म पूरी नहीं की, क्योंकि मैंने कन्यादान ऑनलाइन करने को कहा था, इसलिए मेरा 250 रुपये का डिस्काउंट बनता है। पंडित जी बिना कुछ कहे अपना कमंडल उठाया, उसमें रखे पानी को दोनों कंजूसों के सिर पर छिड़का और वहां से भाग खड़े हुए। मक्खनपुर और चमड़ीपुर के इतिहास में यह शादी कंजूसों की महाजंग के नाम से अमर हो गई। आज भी अगर कोई व्यक्ति दुकान वाले से 1 रुपये की टॉफ़ी के लिए मोल भाव करता है तो लोग कहते हैं, भाई साहब क्यों बेकार में करोड़ी मल और चमड़ी मल की आत्मा को जगा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद।